आज हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो है एक विशेष टॉपिक पढ़ेंगे जो कि ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म कहलाएगा। तो इसका जो फंडामेंटल कंसेप्ट है जो कि एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है उसको पहले हम लोग इस लेक्चर में धीरे धीरे पढ़ेंगे और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है तुमको ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म का। इसका इम्पॉर्टेंट ये है कि ऑर्गेनिक में जो केमिस्ट्री में जो रिएक्शंस होते हैं वो रिएक्शन किस प्रकार होंगे, कहाँ से बॉन्ड टूटेगा, कहाँ पर बॉन्ड बनेगा, जिसके कारण कि अगर इस टॉपिक को समझा जाए तो लोग रिएक्शन जो होते हैं नए टाइप से उसको भी कहाँ पर कौन सा किस रिएक्शन हो सकता है, कौन सा प्रोडक्ट बनेगा उसको भी अंदाज लगा सकते हैं आप। और इस प्रकार से उसको याद करने के में भी क्या होगा, याद भी नहीं करना पड़ेगा बहुत सारे रिएक्शन, और उसके मैकेनिज्म को वो समझ करके नए जो है नए रिएक्शन का प्रोडक्ट भी वो क्या कर सकता है, लिख सकता है। और कौन सा कंपाउंड स्टेबल है, कौन नहीं स्टेबल है, रिएक्शन इंटरमीडिएट होते हैं, और इलेक्ट्रॉन किस प्रकार मूव करता है, जैसे कि कहीं पे पॉजिटिव चार्ज आता है तो वहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है तो ऑटोमेटिक है कि निगेटिव जिसको पॉजिटिव चार्ज है वहाँ पर जिसको पॉजिटिव चार्ज चाहिए, जिसको हम लोग इलेक्ट्रोफाइल कहते हैं या न्यूक्लियोफाइल। तो इस तरह के रिएजेंट कहाँ पर अटैक करेंगे जिससे कि रिएक्शन किस तरह से प्रोसीड करेगा, इन सबों को समझने में रिएक्शन मैकेनिज्म काफ़ी अहम भूमिका है उसका। तो इस टॉपिक में हम लोग धीरे धीरे इसको पढ़ेंगे और काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए, जिससे कि तो इसमें जो पहला टॉपिक है हम लोग इसका जो कि देखेंगे कोवेलेंट बॉन्ड का फ्यूजन। तो कोई भी रिएक्शन जब प्रोसीड करता है तो पहले कोई बॉन्ड टूटता है और बॉन्ड तोड़ने के लिए जो आता है दैट इज कोई रिएजेंट आता है जो कि बॉन्ड को तोड़ता है। तो उस तरह के वो रिएजेंट के बारे में फिर पढ़ेंगे हम लोग। तो पहले कोवेलेंट बॉन्ड को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो रिएक्शन जो जनरली बॉन्ड होते हैं मेटल वगैरह के साथ जब बॉन्ड बनाता है तो वो जाहिर है कि आयनिक होता है कार्बन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, लेकिन सिंपली जो कार्बन कार्बन के बीच का बॉन्ड होता है या कार्बन से अधिकांश बॉन्ड क्या होता है, कोवेलेंट ही होता है। तो सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कोवेलेंट बॉन्ड का फ्यूजन। कोई रिएक्शन होगा तो कोई बॉन्ड टूटेगा तभी तो किसी से बॉन्ड बनेगा, और बॉन्ड के टूटने और जुड़ने से एक बॉन्ड टूटा तो फिर क्या होगा, दूसरा बॉन्ड बनेगा। इस प्रकार से क्या होता है, प्रोडक्ट बनता है। और बीच के जो बॉन्ड टूटने के बाद जो प्रोडक्ट जो एट ए टाइम बनता है दैट इज कॉल्ड रिएक्शन इंटरमीडिएट, और वह भी काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि किस प्रकार से बॉन्ड टूट सकता है। और रिएजेंट जो होते हैं वो भी काफी महत्वपूर्ण होता है, कौन किस तरह के रिएजेंट को किस तरह का इलेक्ट्रॉन चाहिए, उसको पॉजिटिव चार्ज चाहिए, नेगेटिव चार्ज चाहिए। इस प्रकार से इन सभी बातों को अगर समझें तो हम लोग उसके जो प्रोडक्ट है रिएक्शन के जो प्रोडक्ट बनेंगे उसको हम लोग अपने से भी समझ के लिख सकते हैं। और रिएक्शन मैकेनिज्म लिखने के लिए भी तुमको क्या रहते हैं जो स्कूल वगैरह के एग्जाम्स हैं या तुमको जो क्लास 12 में ऑर्गेनिक का पढ़ोगे उसमें काफ़ी रिएक्शन जो बोर्ड में एग्जाम में आएंगे तो उसके रीजन्स भी पूछे जाते हैं, जो कि अधिकांश जो रीजन्स तुम्हें जो पूछे जाएंगे बोर्ड एग्जाम में भी क्लास 12 में भी वह भी तुमको इस पर बेस्ड ही होगा। उसका जितना का आंसर मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन मूवमेंट है, ये रीजेंट है, ये अटैक किया इसलिए ऐसा हो गया, ये सारे जो रीजन्स है सब इसी से डील होता है। तो इसको समझने का मतलब ये हो गया कि आप रिएक्शन के ऑर्गेनिक रिएक्शन के बहुत से काम को आप आसानी से कर पाएंगे। तो जो सबसे पहला टॉपिक है हम लोग का बॉन्ड फ्यूजन या कोवेलेंट बॉन्ड फ्यूजन, ऐसा कर सकते हैं हम लोग, कोवेलेंट बॉन्ड फ्यूजन। फ्यूजन का मतलब टूटना। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं और आयनिक बॉन्ड भी रहेंगे तो वो तो खैर अपना ब्रेक करता ही है। जैसे कोई भी पोलर सॉल्वेंट आ जाएगा तो उसमें वो अपने आप आयनाइज हो जाता है, अलग हो जाता है। तो कोवेलेंट बॉन्ड का टूटना, कोवेलेंट बॉन्ड का मतलब टूटना, कोवेलेंट बॉन्ड टूटेगा तो दो तरीका से टूट सकता है। ये बॉन्ड टूटना यहां पर दो तरीका होता है। एक होता है तुमको हेटेरोलाइटिक क्लीवेज। कोवेलेंट बॉन्ड में तुमको हो गया पहला जो कह सकते हैं हेटेरोलाइटिक क्लीवेज, हेटेरोलाइटिक हेटेरोलिटिक क्लीवेज। ये बॉन्ड टूटने का एक तरीका हुआ। इसमें जो क्या होता है हेटेरोलाइटिक, दूसरा होता है होमोलाइटिक। पहले हेटेरोलाइटिक डील करते हैं फिर हम लोग होमोलाइटिक को डील करेंगे। तो इस बॉन्ड फॉर्मेशन में क्या होगा कि जो बॉन्ड टूटता है तो उसमें इलेक्ट्रॉन जो होता है कोई एटम ले लेता है और दूसरा जिसके कारण दूसरे एटम पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। जाहिर उसको इलेक्ट्रॉन की कमी होगी तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, और दूसरा जो इलेक्ट्रॉन एटम लेगा वह क्या हो जाएगा, निगेटिवली चार्ज हो जाएगा। तो इस प्रकार से यह एक पोलर बॉन्ड, पोलर टाइप का क्या होगा, बॉन्ड टूटेगा। तो इस ऐसा क्लीवेज द बॉन्ड क्लीवेज
the bond cleavage in which the shared electron bonded electron जिसको shared electron कहेंगे is taken by one atom so a positive and negative ions is formed. So a positive and negative ion is formed. This type of bond cleavage या बॉन्ड फ्यूजन मतलब बॉन्ड को तोड़ना इज कॉल्ड हेट्रोलिटिक फ्यूजन। हेट्रोलिटिक फ्यूजन कहलाएगा। तो ये हेट्रोलिटिक फ्यूजन होगा। जैसे कि तुमको अब एक आध एग्जाम्पल के द्वारा दें, जैसे कि CH3 है यहाँ पर और यहाँ पर मान लेते हैं कोई X है, हेलोजन में मतलब HCl हो सकता है, Br हो जाए, आयोडीन हो जाए। तो यहाँ पर जानते हैं हम लोग जो कि पढ़े हैं केमिकल बॉन्डिंग में, तो उसमें यह है कि तुमको ये केमिकल बॉन्डिंग में हम लोगों ने देखा होगा कि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, तुम्हारा ज़्यादा है। तो ये जो बॉन्ड होगा ये तुमको क्या करते हैं, ये बॉन्ड को तुमको X जो एटम हेलोजन तुमको इसकी रिएक्टिविटी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो ये जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है इसको अपनी तरफ ये खींच लेगा। तो इसको ये बॉन्ड जब टूट जाएगा, तो ये बॉन्ड टूटेगा तो ये तुमको क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन इस ढंग से ले लेगा। तो ये एरो से दिखाइए, जिधर इलेक्ट्रॉन मूव करेगा उसको एरो से दिखाते हैं इसको। तो ये एरो से दिखाएंगे। तो ये इस एरो में क्या दिख रहा है कि ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है, ये एरो बता रहा है कि किसके पास जा रहा है, हेलोजन X जो हेलोजन एटम है उसके पास जा रहा है, X के पास। तो X के पास जाएगा तो यहां पर इस कार्बन का जो है इसमें एक इलेक्ट्रॉन, इस बॉन्ड में एक इलेक्ट्रॉन C का है और एक इलेक्ट्रॉन X का है। और जब इसका इलेक्ट्रॉन इससे दूर चला जाएगा तो इस पर एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और इसको एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो जाएगा, इस पर क्या आ जाएगा, एक निगेटिव चार्ज आएगा। तो यहां पर क्या हो गया, जहां पर देखो जैसे कि यहां पे तीन तरफ तो बॉन्ड है ही, ये तुमको CH3 हो गया और यहां पर ये जो बॉन्ड टूट जाने के कारण ये बॉन्ड में इसमें एक इलेक्ट्रॉन का इसको घाटा हो गया और तुमको तो यहां पर क्या होगा, और इसको एक इलेक्ट्रॉन का बेनिफिट हो गया, इसके पास पहले से जो भी होंगे, इसलिए ये माइनस हो गया। तो ये जो तुम्हारा कहलाएगा, इसके कारण जो कि इसको रिएक्शन इंटरमीडिएट कहते हैं। ये जो बना ये तुमको CH3 प्लस बन गया। ये CH3 प्लस, इसके पास अगर इलेक्ट्रॉन गिनती करें तो 2 2 4 2 6 2 + 2 दैट इज 6 इलेक्ट्रॉन। इसके पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के पास है, मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन की डिफिशिएंसी हो गई, इसलिए इसके पास ये पॉजिटिव चार्ज भी है। तो इस तरह के रिएक्शन इंटरमीडिएट को जो कि एल्किल ग्रुप जिसमें कि तुमको क्या जाए, जिसमें कि पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा उस पर, तो दैट इज कॉल्ड एक मतलब रिएक्शन इंटरमीडिएट है, रिएक्शन के बीच में बना है। इससे कोई देश देखो यहां पर क्या हुआ, अगर ये बॉन्ड टूट गया तो रिएक्शन इंटरमीडिएट बनाई, तो रिएक्शन इंटरमीडिएट से अब कोई दूसरा बॉन्ड यहां पे जो प्लस है जिसको कि चाहिए पॉजिटिव चार्ज चाहिए, वो यहां से जाके जुट जाएगा और इस प्रकार से एक प्रोडक्ट क्या कर जाएगा, फाइनली बनेगा। तो हम लोग अभी प्रोडक्ट तक नहीं पहुंच रहे हैं, हम लोग अभी पहले फर्स्ट स्टेप में देख रहे हैं किस प्रकार से बॉन्ड टूट सकता है और तभी तो आगे हम बता पाएंगे कि कैसे दूसरा प्रोडक्ट क्या हो सकता है, बन सकता है। तो धीरे धीरे जब हम लोग इसको पढ़ते जाएंगे टॉपिक को, तो हमें ये सब समझ में आने लगेगा कि ये जब इस तरह से टूटेगा तो क्या बनेगा, तो किस टाइप से टूट सकता है। इन सबों को धीरे धीरे हम लोग रिएक्शन के प्रोडक्ट को क्या कर पाएंगे, डिटरमाइन कर पाएंगे। तो ये तुम्हारा हो गया। तो इसको हम लोग कहते हैं, ये जो तुमको बना ये रिएक्शन इंटरमीडिएट हो गया। CH3 प्लस जो हो गया यहाँ पर, CH3 प्लस इस तरह के जो चीज हो गई ये क्या कहलाएंगे, रिएक्शन इंटरमीडिएट। और इस जो प्लस चार्ज इस पर रहेगा और उसको हम लोग कहेंगे कार्बोकेटाइन कहेंगे, या कार्बोनियम आयन भी पहले कहा करते थे, जो कि अब जनरली इसको कार्बोकेटाइन इज मोर फेमस वर्ड,
कार्बोनियम आयन भी इसे कहा जाता है, जिसमें पॉजिटिव चार्ज आ गया तो उसको कार्बोनियम आयन, ये पहले ज्यादा फेमस वर्ड था, अभी जो ज्यादा वर्ड आता है, प्रचलित है इन सबों के लिए, मतलब कार्बोकेटायन। तो कार्बोकेटायन में ये चूंकि मिथाइल है, मिथाइल ग्रुप है, मेथिल ग्रुप है, तो इसे मेथिल कार्बोकेटायन या मिथाइल कार्बोकेटायन आप इसे प्रोनाउंस कर सकते हैं, तो इसे मिथाइल कार्बोकेटायन कह सकते हैं। इट इज ए टाइप ऑफ रिएक्शन इंटरमीडिएट, ये रिएक्शन के बीच में बना, तो ये तुमको हेटेरोलाइटिक से क्या बना, यहां पर हेटेरोलाइटिक क्लीवेज में ये तुमको, जबकि इससे हेलोजन, इससे तुमको एक्स की ओर जब इलेक्ट्रॉन मूव किया, जिसको कि एरो से दिखाए, तो इसके कारण यहां पर क्या बना, यहां पर CH3 प्लस एक रिएक्शन इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन हुआ। CH3 प्लस जो इसको हम लोग कहेंगे इज रिएक्शन इंटरमीडिएट, इज रिएक्शन इंटरमीडिएट reaction mediator called methyl कार्बोकेटाइन, CRBO कार्बोकेटाइन, और इसको कार्बोनियम आयन भी कहते थे उसको, जो कि प्रीवियसली नोन था, तो कार्बोकेटाइन कहेंगे। रिएक्शन इंटरमीडिएट जो रिएक्शन के बीच में बने और प्लस चार्ज है तो कार्बोकेटाइन, जैसे मिथाइल हो गया ये। अब यहां तक जैसे कि इसकी देखें, मिथाइल कार्बोकेटाइन का अगर इसका हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन, इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन हैं, तो इसके लिए कितने ऑर्बिटल की जरूरत पड़ेगी, हमें 3 ऑर्बिटल की जरूरत है, 3 बॉन्ड है तो 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल चाहिए हमको, तो इसका हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा, इसका sp2 हो जाएगा। 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल का मतलब हो गया एक s का और 2 p का, तो हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन इन कार्बोकेटाइन, वो कोई भी कार्बोकेटाइन हो, ये मिथाइल की कोई जरूरी नहीं है, इज sp2 एज इट हैज 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इसके पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, और इसीलिए ये क्या होगा, इसीलिए इसको मतलब कि sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल की जरूरत पड़ेगी। 3 ऑर्बिटल चाहिए जो कि एक s और 2 की p हाइब्रिडेशन से मिल जाएगा, तो sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल इसमें होगा। अब जहां तक कि है कार्बोकेटाइन, तो बहुत से बन सकते हैं, बहुत से का मतलब जैसे कि एक तो CH3 प्लस बना, दूसरा कार्बोकेटाइन बन सकता है CH3 CH2 प्लस एथिल, फिर उससे मतलब उससे और ज्यादा, और इसमें जैसे कि 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री कर सकते हैं। ये जो कार्बन है, अगर ये तुमको 2 कार्बन आइटम जुड़ा दो, 2 डिग्री कार्बोकेटाइन बन सकता है, कभी 3 डिग्री बनता है। तो इस तरह से देखेंगे कि ये जो रिएक्शन इंटरमीडिएट है, ये तुमको जैसे एक हो गया CH3 प्लस हो गया, दूसरा कार्बोकेटाइन हो सकता है तुमको CH3 और यहां पर CH2 पे प्लस दे दीजिए इस पे, ये भी कार्बोकेटाइन ऐसा बन सकता है किसी रिएक्शन में, मतलब CH3 CH2 X रहता अभी, यहाँ CH3 X है, यहाँ CH3 CH2 X रहता, वो दूसरा वाला बॉन्ड टूटता, तो CH3 CH2 प्लस भी बन सकता है, ये इट इज एथिल कार्बोकेटाइन, ये मेथिल कार्बोकेटाइन, ये एथिल हो गया। दूसरा ये 1 डिग्री हुआ इसका, ये दोनों एक कार्बन जुड़ा हुआ या नहीं है कार्बन, ये दोनों 1 डिग्री के श्रेणी में आता है। और ये जो तुम्हारा हो गया C पर दिए, दो तरफ से CH3 दे दीजिए, दो तरफ से CH3 दे दीजिए, और यहां पर जैसे कि यहां पर था CH2 प्लस था यहां पर, तो यहां पर दो तरफ से हो गया, और इस पे प्लस चार्ज दे दीजिए, तो ये कितना कार्बन से जुट गया, ये जो 2 कार्बन जुटा तो CH प्लस हो जाएगा, यहां पर एक और H इधर से दे देंगे, CH यहां पर प्लस हो गया, तो यहां पर ये तुमको कितना, ये हो गया 2 डिग्री हो गया, ये हो गया 2 डिग्री कार्बोकेटाइन ये हो गया। और ये दोनों किसका एग्जांपल हो गया, 1 डिग्री का एग्जांपल हो गया, ये सब, ये 1 डिग्री मिथाइल मेथिल एथिल, ये सब 1 डिग्री कार्बोकेटाइन। 1 डिग्री किस आधार पर डिसाइड होता है, कार्बन कितने ऐड हैं इससे। और एक तुमको 3 डिग्री कार्बोकेटाइन, जैसे कि यहां पे C पे प्लस हो गया, और 3 तरफ से अगर कोई कार्बन मेथिल ग्रुप या एथिल ग्रुप कोई भी यहां पर दे दें, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये 3 डिग्री कार्बोकेटाइन हो गया। और तुमको 4 डिग्री तो नहीं बनेगा ही, तो उसमें जैसे अगर तुम्हारा 3 डिग्री है, तो ये तुम्हारा 3 डिग्री कार्बोकेटाइन। तो ये इस तरह के कार्बोकेटाइन क्या सकते हैं, बन सकते हैं। तो 3 डिग्री कार्बोकेटाइन, इसमें जहां तक स्टेबिलिटी की बात है, स्टेबिलिटी जो है तुमको, ये जो रिएक्शन इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी, ये काफी मायने रखती है ऑर्गेनिक रिएक्शन के मैकेनिज्म में।
कि कौन ज्यादा, देखो रिएक्शन इंटरमीडिएट जैसे एक आध लाइन में जो कि भविष्य के लिए तुमको जो कि इस लाइन को धीरे धीरे माइंड में एडजस्ट करना शुरू करो, जो कि तुमको आगे धीरे धीरे यही बात की चर्चा बार बार होते रहेगी। कोई भी रिएक्शन जब होता है तो वह रिएक्शन प्रोसीड तभी करता है ज्यादा जबकि ये जो रिएक्शन इंटरमीडिएट कोई भी बन रहा उसकी स्टेबिलिटी कितनी है। अगर वह स्टेबल है तभी ये बन के रह पाएगा, नहीं तो ये रिवर्स होकर ये रिटर्न हो जाता है। फिर से इस बात लॉजिक को धीरे धीरे आप माइंड में एडजस्ट करें, और जो कि आपके काफी काम आने वाला है, जो कि जैसे कौन सा क्या ज्यादा स्टेबल है, कौन रिएक्शन फास्ट होगा, ये सब में जो लॉजिक में अभी धीरे धीरे बता रहा हूं, आप इसको माइंड में एडजस्ट करें, ये सब आपके काफी काम आएगा। मैंने फिर से इस बात को रिपीट करता हूं कि अगर CH3X है तो उसके कारण टूटा तो ये रिएक्शन इंटरमीडिएट बना। रिएक्शन इंटरमीडिएट अगर आपका स्टेबल है तभी वह रिएक्शन प्रोसीड करेगा, चाहे वो रिएक्शन इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन हो, चाहे अभी और भी रिएक्शन इंटरमीडिएट हम बताएंगे, वो अलग अलग रिएक्शन इंटरमीडिएट होगा, लेकिन वह रिएक्शन अगर रिएक्शन इंटरमीडिएट स्टेबल है तभी रिएक्शन प्रोसीड करेगा। देखो कुछ लोग इसको, इस लॉजिक को ये कहते हैं, इसको समझने में क्या एक उल्टा लॉजिक देने का कोशिश करता है, माइंड में स्टूडेंट को आता है कि जब ये स्टेबल बन जाएगा तब फिर रिएक्शन कोई क्यों करेगा, तब रिएक्टिव काहे ज्यादा होगा। ये एक कॉमन लॉजिक है जो कि माइंड में आता है। फिर से इस बात को कहते हैं, कोई स्टूडेंट ऐसा सोच सकता है कि CH3 ये टूटा तो अगर ये ज्यादा स्टेबल है तो फिर रिएक्शन क्यों करेगा फास्ट। जैसे मैं जो स्टेटमेंट दे रहा हूं, जो करेक्ट स्टेटमेंट है, मैं फिर से बोलता हूं, फिर उसका लॉजिक पे आते हैं कि जो रिएक्शन इंटरमीडिएट ज्यादा स्टेबल होगा वो उसका रिएक्शन फास्ट होगा। ये पहले ये लाइन है जिसको आप नोट भी कर सकते हैं। रिएक्शन इंटरमीडिएट ज्यादा स्टेबल होगा, रिएक्शन विल बी फास्टर। ये तुम्हारा लॉजिक है, ये रिजल्ट है। आई मीन तो कुछ लोग इसके विपरीत रिजल्ट को इस ढंग से इस लॉजिक पर देने का कोशिश करते हैं कि जब रिएक्शन इंटरमीडिएट स्टेबल है तो वो रिएक्शन तो स्लो ना हो जाना चाहिए, तब तो रिएक्शन करना ही नहीं चाहिए। ऐसा एक लॉजिक माइंड में क्या हो सकता है, आता है, जो कि एक नेचुरल है। लेकिन ये लॉजिक ज्यादा काम इसलिए नहीं करेगा, इसके विपरीत का मैं लॉजिक दे देता हूं। ये अगर देखिए, अगर ये रिएक्शन इंटरमीडिएट स्टेबल नहीं होगा तो क्या होगा, ये स्टेबल चाहिए, ये स्टेबल, ये जब भी रिएक्शन इंटरमीडिएट कंप्लीट स्टेबल कभी होगा नहीं, ये काफी रिएक्टिव चीज होता है। ये जो रिएक्शन इंटरमीडिएट इट इज वेरी रिएक्टिव, इसके पास पॉजिटिव चार्ज है, ये बिल्कुल स्टेबल तो कभी क्या नहीं हो सकता, ये हो ही नहीं सकता। ये जब ये इंटरमीडिएट है, ये किसी न किसी से इसको प्लस को माइनस से कंबाइन करके ही फाइनल प्रोडक्ट क्या करेगा, ये बनाएगा। ये कभी भी ये अपने आप में क्या नहीं हो सकता, मैंने कभी भी प्रोडक्ट ये नहीं हो सकता। ये अनस्टेबल तो है ही, लेकिन कंपैरेटिव स्टेबिलिटी की बात हो रही है एक दूसरा से। तो अगर ये ज्यादा स्टेबल है तो क्या होगा, तब इसके नहीं, तो अगर अनस्टेबल है तो ये रिटर्न बैक होकर यही बन जाता है। तो जब ये थोड़ा देर के लिए भी बचेगा ही नहीं स्टेबिलिटी, तो फिर दूसरा कोई इससे कंबाइन करेगा कैसे, तो रिएक्शन हो ही नहीं पाएगा। इसका मतलब कि इसको इसके कुछ स्टेबिलिटी होनी जरूरी है, और तभी रिएक्शन क्या हो पाएगा, आगे प्रोसीड करने का, किसी दूसरे रिएजेंट को इस पर अटैक करने का क्या मिल पाएगा, मौका मिल पाएगा। और ये अगर स्टेबिलिटी थोड़ा देर के लिए बना ही नहीं पाया अपना, तो ऑटोमेटिक है ये रिवर्स बैक होकर क्या बन जाएगा, ये यही बन जाएगा, और रिएक्शन आगे बढ़ना क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। और इसीलिए रिएक्शन इंटरमीडिएट इज मोर स्टेबल, द रिएक्शन विल बी मोर फास्टर। यू कैन नोट इट, मतलब यू मे नोट इट कि द रिएक्शन इंटरमीडिएट इज मोर स्टेबल, रिएक्शन विल बी फास्टर। तो यहां पर जो स्टेबिलिटी की बात है, इसकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर होता है तुमको, जो कि 1 डिग्री का स्टेबिलिटी कम होता है। 1 डिग्री कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी कम होती है, तो इसका स्टेबिलिटी इस रेंज में होता है। ये तुमको सबसे कम स्टेबल है, इससे ज्यादा ये तुमको 1 डिग्री में ही एथिल वाला है, फिर 2 डिग्री इससे ज्यादा होता है, और 3 डिग्री इससे ज्यादा होता है। इट इज स्टेबिलिटी का ऑर्डर है ये, और ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है, इसलिए इसको बताया गया। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, स्टेबिलिटी इंक्रीजिंग भी, इंक्रीजिंग स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन, कार्बोकेटायन। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर है इसका तुमको, जो और इसका इस पर क्यों ज्यादा फोकस है, ये बात मैंने कहा कि ये स्टेबिलिटी जिसका ज्यादा होगा वो रिएक्शन में ज्यादा तेजी से क्या कर पाएगा, रिएक्शन कर पाएगा, जिसको आगे हम लोग धीरे धीरे बाद में भी इसको और भी इस सब चीज पर फोकस हमारा चलता रहेगा। हाँ, एक ये बात माइंड में आ सकता है अभी कि आपने किस आधार पर कह दिया कि ये स्टेबल ज्यादा होगा और कि ये स्टेबल कम होगा। तो ये हो सकता है तुम्हारा स्टेबिलिटी का ये तो रिजल्ट है कि इसकी स्टेबिलिटी कम, उससे ज्यादा, उससे ज्यादा, उससे ज्यादा, 2 डिग्री की कम ज्यादा, मतलब 1 डिग्री से 3 डिग्री के उससे भी ज्यादा, रिजल्ट तो यही है।
हाँ, दूसरा क्या बता रहे थे कि ये तुमको आ सकता है कि स्टेबिलिटी का आपने जो डिसाइड कर दिया ऑर्डर कि ये ऑर्डर होगा, इसका क्या लॉजिक है, ये कैसे डिसाइड हो गया कि इसकी ज्यादा होगी स्टेबिलिटी और इसकी स्टेबिलिटी उससे कम, उससे स्टेबिलिटी इससे कम। तो इस बात को हम लोग समझेंगे। इस बात को अभी तो नहीं समझ, मतलब कि इस लेक्चर में या इसके अगले लेक्चर में इस बात को जब हम लोग ऑर्गेनिक जब इलेक्ट्रॉन मूवमेंट पढ़ेंगे तो इसको जो है इसके पक्ष में तुमको जो लॉजिक दिया जाएगा इलेक्ट्रॉन मूवमेंट, जब हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे तो इसको समझाया जाएगा कि ये क्यों स्टेबल होगा 3 डिग्री ज्यादा या 2 डिग्री उससे कम, उससे 1 डिग्री कम। तो इसको समझाया अभी नहीं जा रहा है। इसके लिए इंडक्टिव इफेक्ट या हाइपर कंजुगेशन, 2 इलेक्ट्रॉन मूवमेंट के द्वारा इसको हम लोग डील करेंगे आगे। और इसका मतलब यही हुआ कि इसके मतलब ये क्यों स्टेबल है, इसका आंसर तो अभी क्या नहीं है, इसका अभी नहीं बताया जा रहा है। इसका स्टेबिलिटी मतलब कि आने वाले अगले लेक्चर में शायद, या इस लेक्चर में तो नहीं, नेक्स्ट लेक्चर में इसको तुम जब इंडक्टिव इफेक्ट और हाइपर कंजुगेशन, या तो इंडक्टिव इफेक्ट कहीं से भी बताया जा सकता है या इंडक्टिव या हाइपर कंजुगेशन, इन दोनों के आधार पर इसको हम लोग डील कर सकते हैं। तो इसके रीजन को अभी हम लोग फिलहाल छोड़ के आगे बढ़ते हैं और इसको रीजन को हम लोग बाद में इसको डिफाइन करेंगे। तो हेटेरोलाइटिक बॉन्ड फिजन में एक दूसरा हो सकता है। तो हेटेरोलाइटिक बॉन्ड फिजन में तुम्हारा दूसरा एग्जांपल, मतलब कि अब तो बोर्ड को खाली कर रहे हैं, अभी तुम्हारा हेटेरोलाइटिक ही चल रहा है। एक दूसरा टाइप में जिसमें कि होता कि अगर कार्बन की तरफ तुमको ऐसा भी संभावना था कोई एटम जुड़ा हुआ है दूसरा, जिससे कि कार्बन की तरफ ही इलेक्ट्रॉन चला जाए, तो उस स्थिति में कार्बन की तरफ ही इलेक्ट्रॉन जाएगा, तो उस स्थिति में क्या बन जाएगा हमारा, उस स्थिति में हमारा तो बन जाएगा मतलब कार्बन पर ही निगेटिव चार्ज आ जाएगा। कार्बन पर जब निगेटिव चार्ज आ जाएगा तो वह जो तुमको बन जाएगा तो उसको कार्ब एनायन कहेंगे हम लोग। तो एक हमने रिएक्शन इंटरमीडिएट के बारे में अभी पढ़ा कि जिसमें कि कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आया, और दूसरा पढ़ेंगे हम लोग जब कार्बन पर क्या जाए, निगेटिव चार्ज आ जाए। तो निगेटिव चार्ज जब आएगा तो उसमें क्या करेंगे हम लोग, तो निगेटिव चार्ज वाला का नाम एनायन, मतलब निगेटिव चार्ज होता है, केटायन मतलब पॉजिटिव, और यहां कार्बन जुड़ा हुआ था इसलिए कार्ब केटायन, कार्ब एनायन ऐसा वर्ड हो जाता है। कार्ब केटायन, कार्ब एनायन, इस सब तुमको नाम हो जाएगा इसका। तो अभी जबकि हम लोग क्या करेंगे हेटेरोलाइटिक फिजन में ही अभी हम लोग दूसरा करेंगे, जबकि इलेक्ट्रॉन का एरो क्या हो जाएगा, अलग डायरेक्शन में हो जाएगा, जब कार्बन की तरफ इलेक्ट्रॉन चला जाएगा तब जो इंटरमीडिएट बनेगा रिएक्शन इंटरमीडिएट, दैट इज कॉल्ड कार्ब एनायन। तो ये होगा जैसे CH3 है, कोई भी एक्स एटम कुछ भी हो सकता है, एक्स का तो मतलब अननोन, हेलोजन नहीं छोड़ के अननोन मानिए कुछ भी, जिससे कि इलेक्ट्रॉन इधर की ओर मूव कर जाएगा। इलेक्ट्रॉन एरो, इसको एरो के द्वारा दिखाएंगे, तो ये इलेक्ट्रॉन जब इधर मूव करेगा तो ये इलेक्ट्रॉन, तो इस पर तो माइनस चार्ज आ गया, CH3 एक लोन पेयर आ गया इस पर, और ये क्या बन जाएगा तुमको, एक्स पे क्या आ जाएगा इस बार, प्लस आ गया। तो ये जो तुम्हारा आएगा तो ये तुमको क्या बन गया, ये मिथाइल, ये तुम्हारा क्या हो गया, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, इट इज मिथाइल कार्ब एनायन, इट इज हो गया मिथाइल का, ये भी एक रिएक्शन इंटरमीडिएट है, कार्ब एनायन, इट इज ऑल्सो ए टाइप ऑफ रिएक्शन इंटरमीडिएट। जैसे कार्बोकेटाइन तुम्हारा एक रिएक्शन इंटरमीडिएट था, ये कार्ब एनायन भी क्या है, एक रिएक्शन इंटरमीडिएट है। और जहां तक इसमें इलेक्ट्रॉन देखा जाए CH3 प्लस का, तो इसको मिथाइल कार्ब एनायन कहेंगे, और इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या जहां तक काउंट की जाए तो इलेक्ट्रॉन देख लेते हैं, काउंट कर लेते हैं, 3 तो बॉन्ड था ही, और एक जो लोन पेयर ये लिया है, और इसी के कारण ये नेगेटिव चार्ज भी आया है, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास एक्स्ट्रा आ चुका है, और इसी कारण नेगेटिव चार्ज। कितने इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन है इसके पास, 2 + 2 + 2 + 2 दैट इज 8 इलेक्ट्रॉन। 8 इलेक्ट्रॉन के लिए चार क्या चाहिए हमें, 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल चाहिए, 4 मतलब चारों के एक एक पेयर के लिए चाहिए, 3 बॉन्डेड पेयर और 1 लोन पेयर। तो यहां पे इसका हाइब्रिडेशन क्या हो गया, कार्बन का sp3 हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया ऑफ कार्बन sp3, 4 ऑर्बिटल चाहिए तो sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल होगा। और तुमको इसमें जो है तुमको बॉन्ड एंगल तो 109.5 डिग्री होता ही है इसका, तो ये तुमको 8 इलेक्ट्रॉन है सबके लिए एक एक। और ये जहां तक कि स्टेबिलिटी का इसका है, ये भी तुमको रिएक्शन इंटरमीडिएट है, तो इसमें जो स्टेबिलिटी का ऑर्डर होता है ये भी तुमको डील होगा, इसका रीजन तो उसी से डील होगा। स्टेबिलिटी का ऑर्डर तुमको इसका अलग है, जैसे CH3 होल 3 मतलब 3 डिग्री जिसको कहते हैं, C-, ये सबसे कम स्टेबल होगा, इससे ज्यादा होगा CH3 होल 2 CH-, इससे ज्यादा स्टेबल होगा CH3 CH2-,
और ये सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, इसमें उल्टा हो गया इसमें क्रम। और इसका फिर वही लॉजिक है कि इसके जो स्टेबिलिटी का जो क्रम है ये तुमको क्या किया जाएगा, बाद में इसका रीजन इंडक्टिव इफेक्ट या हाइपर कंजुगेशन से डील होगा, जो कि इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब एनायन। कार्ब एनायन 3 डिग्री तुमको क्या हो गया, सबसे कम हो गया इसमें, तो ये 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, और उससे में ज़्यादा मिथाइल कार्ब एनायन। और जस्ट कार्बोकैटायन से क्या है, ये उल्टा है। और ये तो रिजल्ट है, बट इसके लॉजिक आप बाद में समझेंगे क्यों होता है, उसके लिए वेट कीजिए। तो ये तुम्हारा हो गया, ये जो तुम्हारा था हेटेरोलाइटिक फ्यूजन हो गया तुम्हारा, जिसमें 2 तरह के कंडीशन बने, 2 तरह के रिएक्शन इमीडिएट, या तो कार्बन की तरफ आ गया ये तुमको इलेक्ट्रॉन, या उधर चला गया। दूसरा तुमको अब जो क्लीवेज है दैट इज होमोलाइटिक क्लीवेज। होमोलाइटिक क्लीवेज होगा जबकि तुमको बॉन्ड जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन जो है दोनों के एटम के बीच में इक्वली शेयर्ड हो जाएगा। दोनों जो है शेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो होंगे, जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है उसको दोनों एटम इक्वली शेयर करेगा, तो उसमें क्या बन जाएगा, ये होमोलाइटिक फ्यूजन होगा। तो होमोलाइटिक फ्यूजन जो कि तुम्हारा, उसको पहला नंबर लिखे थे, अब हम लोग लिखते हैं सेकेंड नंबर। बॉन्ड क्लीवेज में सेकेंड नंबर होगा जिसका नाम हो जाएगा तुमको होमोलाइटिक क्लीवेज या होमोलाइटिक बॉन्ड फ्यूजन। तो बॉन्ड फ्यूजन जिसमें कि शेयर्ड इलेक्ट्रॉन दोनों एटम जिसके बीच में बॉन्ड बना है, बॉन्ड जब टूटे तो दोनों जो है शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को बराबर बराबर इक्वली डिवाइड कर ले, तो दैट इज होमोलाइटिक फ्यूजन। होमोलिटिक, तो ये तुमको वो पोलर था, ये न्यूट्रल बनेगा, इसमें न्यूट्रल मॉलिक्यूल, उसमें प्लस माइनस बना तो वो पोलर बॉन्ड क्लीवेज था, और ये हो गया नॉन पोलर बॉन्ड क्लीवेज या बॉन्ड फ्यूजन। द कोवेलेंट बॉन्ड फ्यूजन, कोवेलेंट बॉन्ड फ्यूजन in which electron is equally shared by bonded atom, is called homolytic bond fusion, ये होमोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन कहलाएगा। जैसे एग्जांपल के रूप में देखें, ये तुमको हो गया CH3, ये तुमको मान लेते हैं यहाँ CH3 दे दीजिए, सेम ही है, अगर एक ही टाइप का है तो इसमें क्या होगा, दोनों तो एक कार्बन ही है, तो इसमें जब बॉन्ड जब टूटेगा, बॉन्ड तोड़ने के लिए मतलब हीट वगैरह देना होता है, वो बॉन्ड तोड़ने के लिए क्या करेगा, कोई लाइट दीजिए, हीट दीजिए, एनर्जी दीजिएगा, तो वही बॉन्ड उतना अगर होगा तो वो बॉन्ड क्या हो जाएगा, ब्रेक कर जाएगा, जहाँ पर से ये है। तो इसमें क्या होता है, ये दोनों जो है, इसमें इलेक्ट्रॉन जो है, ये दोनों कार्बन एटम दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन देके इस बॉन्ड को बनाया है, और दोनों इक्वली क्या कर लेगा, ये तुमको इस तरह का एक हाफ हेडेड एरो दोनों साइड दे देंगे, दोनों इलेक्ट्रॉन को ले रहा है इसलिए दोनों हाफ हेडेड एरो देंगे, एक ही टाइप का, फिश हुक भी बोलता है इसको, या हाफ हेडेड एरो। तो इसमें दोनों इलेक्ट्रॉन, ये क्या क्या एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों ले लेगा, तो इसके कारण क्या बन जाएगा तुमको, ये CH3। अब इसको दिखाएंगे कैसे, देखो ये कोई एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ले नहीं रहा है, इसे प्लस माइनस चार्ज नहीं आएगा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन में, ये दोनों कार्बन एक एक इलेक्ट्रॉन दिए हुए थे जो अपना इलेक्ट्रॉन को विथड्रॉ कर रहे हैं, और बॉन्ड क्या हो रहा है, टूट रहा है। बॉन्ड देने में दोनों ने एक एक क्या किया था, शेयर किया, और दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन अपना ले रहा था, इसके कारण कोई प्लस माइनस चार्ज डेवलप नहीं होगा, बल्कि ये डॉट से इसको जरूर दिखा देते हैं कि वो उस इलेक्ट्रॉन को दिखा रहे हैं जो इलेक्ट्रॉन किसने ले लिया, और ये कोई एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, वो उसी का इलेक्ट्रॉन है, ये इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन है, सिर्फ बॉन्ड में दिया था, अब वो क्या कर लिया, अपना विथड्रॉ किया, अपना वापस ले लिया, बॉन्ड टूट गया और वो अपना वापस ले लिया। तो ये तुमको, इसको कहते हैं हम लोग, ये जो बना, ये इसको कहते हैं हम लोग मिथाइल फ्री रेडिकल कहेंगे, इट इज कॉल्ड मिथाइल फ्री रेडिकल, इट इज मेथिल फ्री रेडिकल, ये मिथिल फ्री रेडिकल कहलाएगा ये।
ये फ्री रेडिकल कहलाता है। ये CH3 डॉट, ये तुमको जहां तक है ये न्यूट्रल है। ये क्या है तुमको, इट इज न्यूट्रल, ये ध्यान रहे, इट इज न्यूट्रल, नॉट पॉजिटिव और निगेटिव। लेकिन न्यूट्रल तो है बट इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट ये जरूर है, इलेक्ट्रॉन का इसमें कमी ही होगा। देखते हैं कैसे काउंट करते हैं कितना इलेक्ट्रॉन है, इसको देख लेते हैं। CH3 इधर है, ये मिथाइल फ्री रेडिकल हुआ, इसमें डॉट यहां पर है, तो ये 3 हो गया और एक ये इलेक्ट्रॉन है, तो 2 + 2 + 2 6 + 1 7, तो इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन है। इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ कार्बन इक्वल्स टू 7। अब जहां तक कि 7 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के लिए तो ऑर्बिटल नहीं चाहिए, हाइब्रिड ऑर्बिटल, तो जाहिर है इसका जो हाइब्रिडाइजेशन होगा ये तो sp2 ही होगा। हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन इन फ्री रेडिकल इज इक्वल टू sp2 होगा। और एक जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, ये तो बात है, ये तीनों ऑर्बिटल तो ये जो बॉन्डेड पेयर हैं ये तो तुमको कहां चले गए, ये तो sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल चले जाएंगे। तो बात रहा ये 7वां इलेक्ट्रॉन है, नॉन मतलब कि जो नॉन पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ये तुमको ये नॉन पेयर मतलब कि पेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल, pz या जो भी नाम होगा, pz या px जो भी नाम है, px ऑर्बिटल। कोई एक देखो, एक s का होता है, 3 p का होता है, 2 p आपने px, py और pz ये कोई भी ले लिया, तो इसमें से 3 से आपने sp2 बनाया, तो मानते ये दोनों से बना लेते हैं, pz बच गया आपका इसमें। तो ये जो अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल जो ये pz वाला है इसमें रहेगा इसको, और हाइब्रिडाइजेशन इधर से 3 को मिलकर ही बनाएगा। तो ये CH3 डॉट क्या होगा तुम्हारा, इसका जो हाइब्रिडाइजेशन होगा sp2 ही रहेगा कार्बन का, और जिसमें और एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के लिए क्या होगा, ये तुमको अनहाइब्रिडाइज्ड जो एक ऑर्बिटल बचा हुआ है कार्बन का, उसमें कार्बन का जो p ऑर्बिटल बचा हुआ उसमें रहेगा। तो हाइब्रिड ऑर्बिटल में नहीं रहेगा उसका, जिसमें 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए। और जहां तक इसके स्टेबिलिटी का क्रम है, ये कार्बोकेटाइन की तरह होगा, मतलब कि पहले क्या होगा, सबसे CH3 डॉट जो है सबसे कम स्टेबल, उससे ज्यादा स्टेबल CH3 CH2 डॉट, फिर तुमको CH3 होल 2 CH डॉट, CH3 होल 2 या CH डॉट, H लिख दीजिए इधर, और इधर की तरफ CH3, और इससे ज्यादा क्या आ जाएगा CH3 CH3 ये CH3 डॉट। तो ये तुमको 3 डिग्री, ये स्टेबिलिटी में तुम्हारा सबसे ज्यादा कौन किसका होगा, ये तुमको 3 डिग्री तुम्हारा है, ये 3 डिग्री सबसे ज्यादा ये मिथाइल फ्री रेडिकल का है, मिथाइल फ्री रेडिकल, फिर उससे 1 डिग्री ज़्यादा, उससे 2 डिग्री, उससे 3 डिग्री, ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर है, स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल। तो ये कार्बोकेटाइन की तरह मैच किया, और कार्बोनाइन में जस्ट इसके विपरीत होता है। तो इसके धीरे धीरे रीजन हम लोग देखेंगे। तो ये तुमको हो गया होमोलाइटिक फिजन का, तो ये बॉन्ड क्लीवेज हो गया तुमको। और बॉन्ड क्लीवेज के बाद एक टॉपिक है तुमको सबस्ट्रेट एंड रिएजेंट। तो ये तुम्हारा हो गया बॉन्ड कैसे टूटता है वो हमने देखा, और अब हम लोग देखते हैं कि तुमको 2 तरह से टूट सकता है, दोनों अगर इलेक्ट्रॉनिटी समान है और सिचुएशन। ये जो बॉन्ड क्लीवेज में है, ये तुमको जो जिस सॉल्वेंट में आपका है वो भी बहुत मायने रखता है कि ये बॉन्ड क्लीवेज रिएजेंट के नेचर पर भी डिपेंड करता है कि कौन अटैक करने वाला है, उसके आधार पर बॉन्ड क्लीवेज डिपेंड करता है। तो इसमें फैक्टर जैसे कि एक ही तरह के मॉलिक्यूल है, एक ही तरह का कार्बन जैसे है, तो वो तुमको जैसे Br2 है, तो ये तुमको जैसे Cl2 है, तो ये दोनों तरह के क्लीवेज हो सकते हैं, ये सिचुएशन पर डिपेंड करता है। जैसे अगर तुमको ये Cl2 है, तो एक कह सकता है कि ये तुमको दोनों एक जैसा है, तो ये Cl डॉट बनाता होगा, ये हाफ इधर चला जाए, हाफ इधर चला जाए, होमोलाइटिक टूटे ये Cl डॉट, ऐसा भी संभव है, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन एक और भी संभावना ये भी होती है तुमको कि ये तुमको Cl प्लस बन जाएगा और Cl माइनस भी बन सकता है। तो ये दोनों, अब बात रहा कि क्या क्या फैक्टर होते हैं जो कि इस तरह के चीज दोनों तरह के हो सकते हैं। मतलब कि ये मैंने कहा कि इसमें दोनों पॉसिबिलिटी है, ये Cl2 को तोड़ने के एक तुमको होमोलाइटिक भी वे हैं, ये होमोलाइटिक में टूटा हुआ है, होमोलाइटिक क्लीवेज है
ये होमोलिटिक क्लीवेज है और ये है हेटेरोलिटिक क्लीवेज। तो अब इन सबों में क्या सिचुएशन होता है कि कब इस तरह का टूटेगा। देखो जैसे कोई रिएजेंट है, जैसे कि कोई मतलब कि जहां पर हमको मान लेते हैं ये रिएक्शन है CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसमें Cl2 रिएक्शन कराया गया। तो ये जब रिएक्शन होगा तो यहां पर क्या है, देखो यहां पर किस तरह का जनरली संभावना रहेगा। यहां पर देखेंगे ये जो क्लीवेज यहां पर देखेंगे, यहां पर इलेक्ट्रॉन है, इस जगह पर डबल बॉन्ड के बीच इलेक्ट्रॉन साइट। तो ये क्या होता है कि ये तुमको डबल बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन साइट होता है तो उसमें जो है Cl प्लस जाकर के इलेक्ट्रॉन पे अटैक कर सकता है। तो उसमें संभावना इस बात का है कि Cl2 जो है तुमको Cl प्लस और Cl माइनस में टूटेगा, ये इस पर भी डिपेंड करता है। दूसरा, इस चीज को बढ़ाने के लिए, इस रिएक्शन को फेवर करने के लिए, इस मैकेनिज्म को, इसमें अगर तुमको पोलर मतलब वाटर जैसे अगर तुमको वाटर दे दिया, इसमें अगर वाटर में ये रिएक्शन कराया जा रहा है, में इस रिएक्शन को पोलर सॉल्वेंट लाइक किसमें कराएं, अगर वाटर में, अगर वाटर में करेंगे तो वो इस बात को Cl2 को Cl प्लस और Cl माइनस तोड़ने में मदद करेगा। ये वाटर जो है, जैसे ये चीज इसमें जो Cl इसमें टूटेगा Cl डॉट के Cl प्लस Cl माइनस में, इस बात में पोलर सॉल्वेंट की भी काफी भूमिका होती है। और यहां पर अगर हम इस रिएक्शन को फेवर करना चाहते हैं, यहां पे पोलर सॉल्वेंट दे लाइक वाटर, अगर हम इसको वाटर में कराएं तो इसकी संभावना बिल्कुल बढ़ गई। ये किसकी तरफ जाने का कोशिश करेगा, ये Cl प्लस बनने की टेंडेंसी इसकी बढ़ेगी, क्योंकि वाटर इज आई पोलर सॉल्वेंट, तो वो H प्लस मतलब रहेगा तो वो Cl माइनस को क्या कर देगा, ब्रेक कर देगा, उसमें मदद करेगा। तो ये बहुत से फैक्टर पर देखो, ये इसमें क्या क्या फैक्टर हुआ। एक तो आपका जिसका यहां रिक्वायरमेंट ऑफ द रिएजेंट, यहां क्या जरूरत है, यहां पर प्लस है, यहां पर इलेक्ट्रॉन है, तो उसके रिक्वायरमेंट के आधार पर भी ये डिसाइड होगा। ये सॉल्वेंट भी क्या करता है, इसको सॉल्वेंट का इफेक्ट तो काफी प्रोमिनेंट होता ही है सब में। तो ये जो क्लीवेज होंगे ये इन सब फैक्टर पर डिपेंड करेगा। और जैसे ये रिएक्शन होगा तो ये क्या होगा, तुमको ये Cl2 टूट जाएगा Cl प्लस में, और ये जाकर के यहां पर इलेक्ट्रॉन से यहां जुट जाएगा। तो यहां पर क्या बन जाएगा CH2, यहां पर एक तरफ ये जो बॉन्ड को तोड़ के ये Cl प्लस आएगा और इस बॉन्ड को क्या कर देगा, यहां ब्रेक कर देगा Cl प्लस यहां पे, तो और उस बॉन्ड को तोड़ के अपना क्या कर लेगा, इधर बॉन्ड बना लेगा इधर। और ये तुमको जब आप देखो इससे क्या होगा, यहां पर जब ये बॉन्ड बना लेगा इस जाकर के, ये इलेक्ट्रॉन किधर की ओर चला गया है, ये इलेक्ट्रॉन पर जाकर के इस इलेक्ट्रॉन पे Cl प्लस ने अटैक किया। कौन अटैक किया इस इलेक्ट्रॉन पे जाके, Cl प्लस रिएजेंट हो गया। तो Cl प्लस इसी टाइप की चीज अभी हम लोग रिएजेंट में पढ़ेंगे। यहां पर कौन अटैक किया जाके, यहां पे Cl प्लस, इस साइड पे जाके Cl प्लस अटैक किया, Cl प्लस, और इसके बाद इस इलेक्ट्रॉन को लेके यहां से क्या हो गया, जुट गया। या इसके इफेक्ट से एक इफेक्ट कहते हैं इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट, जैसे इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट में दिखाएंगे हम लोग कि ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाएगा। तो इस तरह से थोड़ा सा और इसको डिटेल करेंगे बाद में। तो ये इलेक्ट्रॉन पे जाके अटैक किया, तो ये तुमको बन सकता है, जितना देखो जितना समझ में आ सकता है, तो इसको समझिए क्या क्या लाभ होता है बॉन्ड टूटने का। और अब जो है यहां पर क्या आ गया, इस जगह पे एक CH2 प्लस आ जाएगा। ये क्यों प्लस आ गया, ये तुमको ये जो ये जो बॉन्ड था इसमें तो इस कार्बन का भी इलेक्ट्रॉन था, और इसको कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि इधर से बॉन्ड बनाए, इलेक्ट्रॉन इधर से टूटा एक बॉन्ड, तो इस Cl के साथ बन ही गया। तो इस इलेक्ट्रॉन को, इस कार्बन को कोई फर्क नहीं पड़ा, इलेक्ट्रॉन का कोई लॉस या गेन नहीं है। और X माइनस है, Cl है, Cl प्लस था तो उसको एक इलेक्ट्रॉन का फायदा हो गया, इसलिए इसका प्लस खत्म हो गया, और इसको एक इलेक्ट्रॉन का घाटा हुआ, तो वहां पे क्या हो गया, इसको इट इज लॉस ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, सो इट इज पॉजिटिवली चार्ज। और ये तुमको क्या बन गया, देखो ये इट इज ए कार्बोकेटाइन, ये क्या बन गया, एक कार्बोकेटाइन, एक ये रिएक्शन इंटरमीडिएट बन गया, ये रिएक्शन इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन के रूप में बन गया। ये Cl अपना एक इफेक्ट उसका अपना होगा, जिसको हम लोग आगे इंडक्टिव इफेक्ट वगैरह में इसको गौर करेंगे। अब इसमें क्या होगा जाकर के, अब यहां पे प्लस बन गया, तो अब इसमें जाके Cl माइनस जुट जाएगा यहां जाके। अब तुमको यहां पर क्या बन जाएगा, Cl माइनस जुट जाएगा, तो यहां पर ये तुमको Cl माइनस जुटेगा यहां प्लस पे, तो यहां पे सिंगल बॉन्ड बन जाएगा, और इस तरह से ये रिएक्शन कर हो गया तुम्हारा। तो अब देखो यहाँ पे बॉन्ड फिशन, इसमें कुछ ज्यादा बातें भी मैंने बता दिया, रिएजेंट को भी मैंने बताया, तो कुछ चीज समझने में दिक्कत भी हो सकती है। और जहां तक कि अब तुमको जैसे ये रिएक्शन टोटल क्या था, इट इज एडिशन रिएक्शन था। ये CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस Cl2 था। ये तुमको पोलर सॉल्वेंट में अगर रिएक्शन कराएंगे तो ये तुमको प्रोडक्ट बना CH2Cl और CH2Cl। ये तुम्हारा फाइनल आंसर हो गया तुम्हारा, ये बना। किस तरह से बना उसके कुछ स्टेप्स यहां दिए हुए हैं, कुछ और स्टेप्स इसको और डिटेल किया जा सकता है, जिसको डिटेलिंग और भी जैसे धीरे धीरे पढ़ेंगे इसको थोड़ा सा और डिटेलिंग करेंगे। तो ये तुम्हारा जो बॉन्ड क्लीवेज के क्या लाभ थे और किस तरह से होता है, जैसे कि अब दूसरा है, इस ढंग से बॉन्ड टूट सकता था, तो ये इसमें इसकी संभावना बहुत कम है,
इस यहां तुमको ये इसके बॉन्ड होमोलैटिक बॉन्ड क्लीवेज की संभावना को यहां पे बिल्कुल क्या किया जा रहा है, बिल्कुल समाप्त हो गया है, बहुत कम बच गया है तुमको। इसलिए ये जब भी जाएगा मैकेनिज्म, ये पोलर मैकेनिज्म की ओर जाएगा, ये पोलर सॉल्वेंट का यही भूमिका था। अब तुम ये चीज कह सकते हो कि ये किस तरह का रिएक्शन है, इट इज एडिशन रिएक्शन। डबल बॉन्ड को तोड़ के ये क्या हो गया, Cl2 ऐड हो गया, तो एडिशन रिएक्शन है। तो अब तुमको ये भी तुमको लग सकता है कि खैर ये तो जैसे भी जुड़ता, तो यहां पे ऐड डबल बॉन्ड साइड था, Cl जुट ही जाता, तो क्या मतलब कि ये नहीं भी जानते तो क्या फर्क पड़ता। बात है ये सिंपल सिचुएशन दिया गया जहां पर कि आप रिएक्शन इंटरमीडिएट मतलब मैकेनिज्म को कम भी समझेंगे तो एक अंदाज पर भी ये रिएक्शन लिख सकता है लोग। लेकिन जैसे जैसे रिएक्शन कॉम्प्लेक्स होता जाएगा, जब तक आप इस प्रक्रिया को नहीं समझेंगे तो आपको रिएक्शन करना क्या हो जाएगा, कठिन हो जाएगा। लाइन रे तो ये तुमको हो जाएगा कि इसका क्या हो जाएगा, ये तुम्हारा कार्बन क्या बन जाएगा, तो ये बता रहे थे अभी कि ये किस तरह से रिएक्शन, जैसे कि अब तुमको इस तरह का ये जो रिएक्शन होता है, जैसे CH4 से जुटना है तो CH4 प्लस Cl2, इसमें अगर तुमको लाइट के प्रेजेंस में होगा, लाइट, तो ये क्या बन जाएगा, CH3Cl प्लस HCl, ऐसा रिएक्शन होता है। ये तुमको एडिशन रिएक्शन का एग्जांपल था। ये किसका जुड़ रहा है, दैट इज एडिशन रिएक्शन, इसको एडिशन रिएक्शन कहते हैं, प्रोडक्ट जुट गया। और ये जो रिएक्शन सब्स्टिट्यूशन है, हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करके हेलोजन आएगा, क्लोरीन आ रहा है, ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, सब्स्टिट्यूशन। और ये तुमको देखो, ये इसको जैसे है ना, तुमको ये कहते हैं, तुमको इसमें क्या है, इसमें Cl प्लस पहले जुटा, तो Cl प्लस को क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इस तरह के रिएजेंट को इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट भी कहते हैं। और यहां पर देखोगे, इसमें तुमको मैकेनिज्म देखोगे, इसका मैकेनिज्म जब आगे बताएंगे, ये फ्री रेडिकल होता है। इसमें जो तुमको है, ये तुमको Cl डॉट बनेगा, तो इसलिए फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन भी इसको कह सकते हैं हम लोग। तो इसका डिटेल हम लोग बाद में देखेंगे, या इसका भी डिटेल में और भी डिटेल किया जाएगा, क्या है रिएजेंट वगैरह, मतलब जैसे Cl प्लस जो यहां बना, दैट इज ए रिएजेंट, और ये जो तुमको बना, ये सबस्ट्रेट था, CH2 डबल बॉन्ड CH2 क्या था यहां पर, इसको सबस्ट्रेट कहते हैं। तो इसमें तुमको बॉन्ड फ्यूजन, सबस्ट्रेट, रिएजेंट, इन सबों का सबका इन्वॉल्वमेंट होता है। सबस्ट्रेट हम लोग अब डिटेलिंग देखते हैं, थोड़ा सा ये देख लिए हम लोग कि क्या क्या इसके यूजेज वगैरह हैं, कैसे कैसे बनता है। और जैसे फ्री रेडिकल में ये बनेगा, सपोजेट ये मैंने लिखा है अभी, तो इसमें क्या होता है, इसमें Cl2 जो है Cl डॉट में टूट रहा है, इसमें इस रिएक्शन, इसमें कोई पोलर सॉल्वेंट नहीं डाला गया। तो इसका जो Cl2 को टूटने का जो तरीका होगा, वो क्या चीज में टूटेगा जाकर के, Cl डॉट, जिसका डिटेलिंग हम लोग बाद में करेंगे। और लेकिन ये तुमको बताया कि इसमें किस ढंग से बॉन्ड फ्यूजन से किस तरह से रिएक्शन को क्या किया जाता है, डिसाइड करने में हमें मदद करता है। तो अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, उसके बाद हम लोग फिर इसकी चर्चा करेंगे, इन सबों की जरूरत तो पड़ती रहेगी। तो हम लोग एक देखते हैं पहले रिएजेंट और सबस्ट्रेट देखते हैं, जिसमें कि यहां पर जैसे Cl प्लस एक क्या था, आपका रिएजेंट था, या Cl2 को रिएजेंट कह सकते हैं, तो और उसको जो सबस्ट्रेट कहते हैं। ये दोनों की काफी भूमिका होती है रिएक्शन में, आगे रोल होते हैं। और तुमको सबस्ट्रेट हो गया मॉलिक्यूल ऑर्गेनिक कंपाउंड में जिस पे कि आपका फोकस होता है, जिस पे कि रिएक्शन कराते हैं। और दूसरा तुम्हारा क्या हो गया, दो मॉलिक्यूल्स जनरल रिएक्शन में जो पार्टिसिपेट करते हैं, जिस पर हमारा फोकस होता है, दैट इज कॉल्ड सबस्ट्रेट एंड अदर इज कॉल्ड रिएजेंट। और जनरली अगर कार्बन का कंटेनिंग कंपाउंड है तो वो तुमको, जैसे एक नॉन कार्बन वाला है तो वो तुमको रिएजेंट हो जाएगा, जिसमें कार्बन है वो सामान्यतः सबस्ट्रेट कहलाएगा। लेकिन दोनों में अगर कार्बन हो तो उसमें यह देखा जाए जिसपे आपका मोर फोकस है वो क्या कहलाएगा, आपका सबस्ट्रेट होगा। सामान्यतः जो छोटा होता है वो रिएजेंट हो गया, और दूसरा सबस्ट्रेट एंड रिएजेंट। तो जो मॉलिक्यूल की तुमको द मॉलिक्यूल which has carbon atom is called substrate, and other is called
कॉल्ड रीएजेंट एंड अदर इज कॉल्ड रीएजेंट। दूसरा को रीएजेंट कहेंगे। और जैसे कि इसको एग्जांपल से देखें, जैसे कि तुम्हारा है अभी जो रिएक्शन हम लोग देख रहे थे CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस Br2 या Cl2 आप लें तो इससे बन जाएगा CH2Cl और CH2Cl। ऐसा हमने अभी देखा। तो इसमें क्या है तुमको, ये तुम्हारा इट इज कॉल्ड सबस्ट्रेट, ये तुम्हारा सबस्ट्रेट कहलाएगा और ये रिएजेंट कहलाएगा। ये तुम्हारा जिस पे फोक इसमें कार्बन है तो ये तुम्हारा हो गया, ये सबस्ट्रेट हो गया, ये सबस्ट्रेट। और ये क्या होगा तुम्हारा जो रिएक्शन में तुमको जो अटैक करता है, जिससे बॉन्ड को तोड़ने में काम करता है, दैट इज रिएजेंट। और तुमको अगर यहां पर देखें, जैसे कि एक दूसरा भी एग्जांपल दिया हो जिसमें कार्बन कार्बन हो, जैसे यहां पर एक कार्बन, एक बेंजीन दे हम लोग, बेंजीन का एक जैसे कि एग्जांपल दिया हुआ तुम्हारे बुक में भी है, उसी रिएक्शन को ले रहे हैं। ये है तुमको प्लस CH3Cl कर दें तो ये दोनों में कार्बन है। लेकिन हमारा जो मोर फोकस होता है, जहां पे बेंजीन में हर जगह देखो जैसे 4 बॉन्ड पुराना है तो तुम्हारा देखो 2 एक 3 बॉन्ड यहां पे कार्बन का पूरा हुआ, एक चौथा हाइड्रोजन होगा। यहां हर जगह क्या है हर कार्बन पे हाइड्रोजन है, इनफैक्ट हर कार्बन पे एक हाइड्रोजन है। तो यहां पर क्या है, तो इसके ये जो मोर फोकस्ड हमारा मॉलिक्यूल जिस पे कि हमारा ध्यान रहेगा वो है बेंजीन। तो ये तुम्हारा बेंजीन जो है ये सबस्ट्रेट होगा और ये तुम्हारा क्या हो जाएगा तब रिएजेंट होगा। और ये क्या करता है, यहां से हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट कर देता है CH3। देखो यहां पर जो सिंपली एक चीज समझ में आ रहा होगा बॉन्ड फिजन में जो अभी तक समझ पाया होगा, CH3 प्लस बनता है और Cl में माइनस बनेगा। और यहां इलेक्ट्रॉन है तो जाहिर है कि कौन जाकर अटैक करेगा, CH3 प्लस वाला इस इलेक्ट्रॉन पर अटैक करेगा जाके और बॉन्ड को यहां पे क्या करेगा, तोड़ेगा। तो जाहिर है कि ये तुमको जो रिएक्शन जो प्रोसीड करेगा ये इलेक्ट्रोफिलिक होगा, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए CH3 प्लस को, वही पहले जाके यहां अटैक करेगा और इसमें से हाइड्रोजन को यहां से हटा देगा। तो रिएक्शन का जो प्रोडक्ट होगा तुम्हारा, देखो उस हाइड्रोजन को वहां से हटा करके और तुमको क्या बन जाएगा, यहां पर बेंजीन तो रहेगा और इस हाइड्रोजन को कहीं से एक कोई भी हाइड्रोजन सब इक्विवेलेंट है पोजीशन पे यहां हटा देगा और यहां से जो H हटेगा ये Cl के साथ जुड़ करके HCl बन जाएगा। और इसमें जो तुमको बताया कि यहां इलेक्ट्रॉन है और इसमें से हाइड्रोजन को हटा दिया, सब्स्टिट्यूट किया। CH3 ने हाइड्रोजन को क्या किया, यहां से सब्स्टिट्यूट करती है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और यहां पे ये CH3 प्लस बनेगा, ये जो रिएजेंट है तुमको जो इसका स्टेट जाएगा तो यहां CH3 प्लस बनेगा जो कि रिएक्शन को आगे प्रोसीड कराएगा। तो ये और यही अटैक करेगा यहां जाकर, क्योंकि इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए और ये तुमको इलेक्ट्रॉन चाहिए। और इस तरह के रिएजेंट जो कि पहले ये क्या है तुमको CH3 प्लस, इट वांट्स प्लस चार्ज, इसके इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो इस तरह के रिएजेंट को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोफाइल कहते हैं, जो कि जिसको इलेक्ट्रॉन चाहिए इस तरह का रिएजेंट क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रोफाइल। और जिसको और यहां पर जाहिर है कि Cl माइनस क्यों नहीं अटैक करेगा इस रिएजेंट इसमें, क्योंकि Cl के पास इलेक्ट्रॉन है, Cl माइनस, और यहां पर बेंजीन रिंग में सब जगह इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, तीनों जगह डबल बॉन्ड है। तो जाहिर है कि इसके रिएक्शन करने की उसके अटैक करने की संभावना बिल्कुल नहीं है। तो ये बात हम लोग बिल्कुल इसके रिएक्शन के तरह समझ सकते हैं कि जाहिर है कि Cl वहां पर से अटैक क्या नहीं करेगा, नहीं करेगा। तो इस बात को धीरे धीरे देखिए समझ में आपको आने लगा, रिएक्शन कैसे प्रोसीड करेगा ये बिल्कुल समझ में आ रहा है कि CH3 प्लस हमको अटैक करेगा, ना कि Cl माइनस वहां अटैक करेगा। और इसका मतलब ये हुआ तुमको कि ये जो रिएक्शन जो है तुमको यहां से हाइड्रोजन को यही, और सब्स्टिट्यूशन क्यों होगा, एडिशन क्यों नहीं हो जाएगा, तो एडिशन इसलिए नहीं होगा क्योंकि बेंजीन में एक दूसरा टाइप का स्टेबिलिटी होता है जिसकी चर्चा, जिसको हम लोग रिजोनेंस स्ट्रक्चर कहते हैं। तो रिजोनेंस के कारण ये काफी स्टेबल फॉर्म होता है। तो बेंजीन कभी भी अपना ये जो डबल सिंगल इसका जो स्टेबिलिटी है उसको नहीं छोड़ना चाहेगा और इस कारण से वो एडिशन प्रोडक्ट को नहीं बनाएगा। और इस तरह का रिएजेंट जो कि इस तरह का रिएक्शन जिसमें कि इलेक्ट्रोफाइल भाग ले रहा है, इलेक्ट्रोफाइल जिसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कहलाता है। ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ये कहलाएगा। तो ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का एक टाइप होगा। अब अभी तक गौर करके देख सकते हो कि अभी तक जैसे कि तुमको इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ये हो जाएगा तुम्हारा, जिसको इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा। तब ऐसे रिएजेंट का टाइप होगा, जैसे नाम बार बार ले रहे हैं, इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल एक दूसरा रिएजेंट होगा। तो हम लोग उसकी चर्चा कर लेते हैं। रिएजेंट हो गया तुम्हारा ये, और इसमें किस तरह का, जिसको कि इलेक्ट्रॉन चाहिए, रिएजेंट व्हिच वांट्स इलेक्ट्रॉन आर कॉल्ड इलेक्ट्रोफाइल, एंड जिसको कि पॉजिटिव चार्ज चाहिए। तो जाहिर है इलेक्ट्रॉन किसको चाहिए होगा, जिसमें इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, जिसमें पॉजिटिव चार्ज होगा। और न्यूक्लियोफाइल किसको चाहिए होगा, न्यूक्लियोफाइल क्या होगा, जिसमें कि
जिसको न्यूक्लियस चाहिए। इलेक्ट्रोफाइल हो गया तुमको जिसमें कि इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी होगी, जिसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इलेक्ट्रॉन की जिसको कमी है वैसी को इलेक्ट्रोफाइल होगा। इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल, ये टाइप्स ऑफ रिएजेंट है। ये इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल एक में ही लिख लो, न्यूक्लियोफाइल। तो इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रॉन, फाइल मतलब लव, तो ये तुमको हो गया विच वांट्स इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रोफाइल। न्यूक्लियस जो जिसको न्यूक्लियस चाहिए, तो न्यूक्लियस चाहिए तो इलेक्ट्रोफाइल मीन्स हो गया इलेक्ट्रोफाइल, लिख देते हैं एक लाइन, द रिएजेंट which has lack of electron, which has lack of electron is called electrophile, is called electrophile। जिसको लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसको हम लोग इलेक्ट्रोफाइल क्या है, लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोफाइल। इट वांट्स इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रोफाइल मीन्स विच वांट इलेक्ट्रॉन, जिसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, विच वांट इलेक्ट्रॉन, जिसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, दैट इज इलेक्ट्रोफाइल कहलाएगा ये। तो इलेक्ट्रोफाइल, और जिसको कि जैसे इलेक्ट्रोफाइल के कुछ एग्जाम्पल हो सकते हैं, इलेक्ट्रोफाइल के एग्जाम्पल, जिसको इलेक्ट्रॉन चाहिए तो जाहिर है उसके पास पॉजिटिव चार्ज हो सकता है, जिसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, जैसे कि तुमको CH3+, इसको क्या है, तुमको पॉजिटिव चार्ज है, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, ये तुमको आ जाएगा कोई भी, इसका मतलब कोई भी प्लस वाला आ गया, जैसे कि C2H5+, ये भी कह सकते हैं आप, CH3 CH2+, इसको कह सकते हैं, तो ये सब भी इलेक्ट्रोफाइल में आ जाएगा। या तुमको कह सकते हो कोई भी मेटल एटम है, जैसे कि जिसके पास Na+ है, तो इसको भी क्या है, इलेक्ट्रॉन की कमी है। कुछ न्यूट्रल मॉलिक्यूल भी जैसे हैं तुमको, जिसको इलेक्ट्रॉन, जैसे कि BF3, तो इसमें क्या है तुमको, इसमें तुमको इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट है, इसमें 6 ही इलेक्ट्रॉन है, तो जैसे AlCl3, तो ये सब क्या होगा तुमको इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट, जिसको लुईस एसिड भी कहते हैं इसको, ये सब क्या हो गया, लुईस एसिड भी इसको कहा जाता है। तो लुईस एसिड ETC ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल में होगा, और ये सब पॉजिटिव में। तो अब है न्यूक्लियोफाइल, देयर रिएजेंट व्हिच वांट्स पॉजिटिव चार्ज और न्यूक्लियस इज कॉल्ड न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल या न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट होगा ये। तो जिसके पास कैसा होगा न्यूक्लियोफाइल, जिसको पॉजिटिव चार्ज चाहिए, तो इसका मतलब क्या होगा, इसके पास नेगेटिव चार्ज होगा पहले से, इसके पास नेगेटिव चार्ज होगा, जैसे OH-, इसके पास नेगेटिव चार्ज है। Cn-, ये तुमको साइनाइड आयन, हाइड्रोक्सिल आयन, ये सब तुम्हारा क्या होगा, इसके पास नेगेटिव चार्ज है, तो इसको पॉजिटिव चार्ज चाहिए, तो न्यूक्लियोफाइल हुआ ये न्यूक्लियोफाइल के एग्जाम्पल हुए। कुछ न्यूट्रल मॉलिक्यूल, जैसे कोई भी नेगेटिव वाला जितना, जैसे Cl-, तो ये भी नेगेटिव चार्ज चाहिए, इसको नेगेटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज चाहिए। हेलोजन में कोई भी माइनस से लगा दीजिए, और जैसे जो भी Cl+ लेंगे तो वो हमको चल जाएगा किसमें, इलेक्ट्रोफाइल में। और जैसे दूसरा हो सकता है तो न्यूट्रल मॉलिक्यूल में, जैसे जिसके पास लोन पेयर, जैसे अमोनिया है आपका, देखिए इसके पास लोन पेयर है, तो लोन पेयर है तो यहाँ क्या चाहिए इसको, इसके पास लोन पेयर डोनेट कर सकता है, तो इसको ये क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल की श्रेणी में जाएगा। कोई भी जिसको क्या होगा तुम्हारा, जिसकी इसको इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, चाहे तुमको ये NH2 जैसे है, NH2 एमीन ग्रुप इसको कहते हैं लोग, चाहे RNH2 जैसे कि तुमको सेकेंडरी एमीन RNH2, या ये एमीन ही, तो प्राइमरी एमीन ही हुआ ये R2NH, ये भी तुम्हारा सेकेंडरी एमीन हो गया, और R3N, ये सब तुम्हारा जिसके पास भी लोन पेयर हो गया या तुमको नेगेटिव चार्ज होगा, वो किस में चला जाएगा, तुमको वो न्यूक्लियोफाइल में चला जाएगा। और जैसे कि तुम्हारा है न्यूक्लियोफाइल, तो तुम्हारा जो एक एग्जाम्पल दिया हुआ है तुम्हारा 12.11 पहले है ना, 12.11 में क्वेश्चन है, पढ़ो क्वेश्चन क्या है 12.11। मतलब 12.11 का है ये। तो 3 बॉन्ड्स है दिया हुआ है, 3 मॉलिक्यूल्स हैं,
12.11 में 3 मॉलिक्यूल हैं जिसके कि कर्व एरो के द्वारा इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फ्यूजन को दिखाना, जैसा कि हम लोग पढ़े हैं। 3 एग्जांपल एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है, उसकी चर्चा हम लोग कर लेते हैं, जिससे कि तुमको इस टॉपिक को समझने में भी क्या मिलेगी। और न्यूक्लियोफिलिक सेंटर एक होता है जिसको कि हम लोग 12.13 जो एग्जाम्पल है उसमें डील कर देंगे। और न्यूक्लियोफिलिक सेंटर जो न्यूक्लियोफाइल से जुड़ा हुआ है, तो न्यूक्लियोफाइल उसी में चर्चा कर देंगे। 12.11 का पहला है तुमको CH3 क्या है? CH3, इसको बॉन्ड को तोड़ेंगे SCH3। इस बॉन्ड को अगर तोड़ेंगे तो ये जाहिर है कि कर्व नोटेशन से ये पोलर तुमको बॉन्ड बनेगा। S ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ लेगा, तो ये तुमको इस ढंग से पोलर रूप में तो हेटेरोलाइटिकली क्लीवेज करना है इसको, ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है। तो जाहिर है कि इलेक्ट्रॉन किसकी ओर जाएगा? जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव सल्फर होगा, तो इसकी ओर इलेक्ट्रॉन जाएगा। तो क्या बन जाएगा तुमको यहाँ पर CH3 पे कैसा चार्ज आ गया? ये कर्व एरो यहाँ दिखा दिए, यही दिखाने के लिए कहा जा रहा है क्वेश्चन में। तो कर्व एरो के बाद यहाँ पे क्या बनेगा? CH3 पे क्या आ गया तुमको? ये CH3 पे प्लस चार्ज आ गया ये, और इस पे क्या आ गया तुमको? SCH3 पे क्या आ गया तुमको? ये माइनस चार्ज आ गया। चलिए दूसरा क्या है? दूसरा CH3 सिंगल बॉन्ड CN। तो ये देखो नाइट्रोजन इसको अपनी ओर खींचेगा, तो ये जो तुमको होगा, ये तुमको कार्बन, ये जो कार्बन है ना ग्रुप, ये नाइट्रोजन के ज्यादा खींचने के कारण ये नाइट्रोजन यहाँ पर क्या है तुमको ट्रिपल बॉन्ड में जुड़ा हुआ है, तो ये नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो ये पॉजिटिव हो जाता है, ये फिर इलेक्ट्रॉन को इधर खींच लेगा। तो ये तुमको क्या बन जाएगा? CH3 प्लस बन जाएगा यहाँ पर, ये इसमें प्लस हो जाएगा, और फिर C यहाँ जो ये कार्बन है ये तुमको माइनस बन जाएगा। ये तुम्हारा दूसरा हो गया। तीसरा CH3 सिंगल बॉन्ड CO ओ CU, अच्छा CU। तो CU देखो अब केवल मेटल है, तो मेटल तो कार्बन से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, तो मेटल कार्बन से कम इलेक्ट्रॉन, तो कार्बन की तरफ इलेक्ट्रॉन आएगा और CU क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, इसमें उल्टा हो जाएगा। तो CH3 पे क्या आ जाएगा? इस बार माइनस हो जाएगा, और CU पे प्लस हो जाएगा। मेटल से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन है, इसलिए मेटल की तरफ निगेटिव जाएगा, पॉजिटिव होगा, और ये तुम्हारा हो जाएगा निगेटिव। तो ये 12.11 समाप्त हो गया। 12.12 हाँ, तो जैसे उसमें इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल में सेलेक्ट करना, तो देख लेते हैं। इलेक्ट्रोफाइल यहाँ लिस्ट बना लेते हैं, और न्यूक्लियोफाइल का लिस्ट यहाँ पे दे देते हैं, जो दोनों में अपना डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अब उम्मीद है कि तुम लोग भी कर सकते हो भी, मैंने बताया। तो पहला कौन है? माइनस वाला। तो माइनस का मतलब होगा कि इसको क्या चाहिए? इसको खुद इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो ये न्यूक्लियोफाइल होगा। तो ये किसमें जाएगा? ये न्यूक्लियोफाइल HS माइनस इसमें लिखेंगे। तो इसको इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट है, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए इसको, तो ये किसमें जाएगा? इलेक्ट्रॉन के चाहिए, तो ये तुमको इलेक्ट्रोफाइल में चाहिए। माइनस है तो वो तुमको इसमें जाएगा C2H5O माइनस, न्यूक्लियोफाइल। लोन पेयर, तो उसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, इसको क्या चाहिए? CH3 होल 3N। तो ये एमीन, टर्सरी एमीन, ये तुमको इसी में जाएगा। इसको, इसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो ये न्यूक्लियोफाइल, इसको न्यूक्लियस चाहिए। Cl प्लस। प्लस का मतलब क्या हो गया यहाँ पर? इसको इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, तो इलेक्ट्रॉन का कमी हो गई तो इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, इलेक्ट्रोफाइल हो गया। इलेक्ट्रॉन चाहिए मतलब इलेक्ट्रोफाइल। प्लस है तो इसी में ही जाएगा। CH3 C पे प्लस और डबल बॉन्ड हो, चलिए हो गया। H2N लोन पेयर, ठीक है, वो निगेटिव है, ठीक है, हो गया। NO2 प्लस, तो प्लस तो ऊपर चला जाएगा, जितना भी प्लस है किसमें चला गया? ये इसमें चला गया, और है तो ये तुम्हारा हो गया। तो इजीली कर सकते हो। जिसको मतलब ध्यान क्या रखना है, जिसको इलेक्ट्रोफाइल मतलब जिसके पास इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी है उसे ही इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो दैट इज इलेक्ट्रोफाइल। और न्यूक्लियोफाइल क्या होगा? जिसको न्यूक्लियस चाहिए, जिसके पास क्या होगा? निगेटिव चार्ज होगा या इलेक्ट्रॉन की लोन पेयर होगा। तो वैसा इसको क्लासिफाई कर सकते हैं। इसको 12.12 हो गया। अब है 12.13।
तो 12.13 में दिखाया जा रहा है कि न्यूक्लियोफिलिक सेंटर कह रहा है, तो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर चाहिए। हाँ, तो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर जहां पर कि न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, जैसे कि इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर अब कहते हैं, तो जहां पर कि किसी मॉलिक्यूल का ऐसा साइट जहां पर कि न्यूक्लियोफाइल अटैक करे, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर ऑफ दैट मॉलिक्यूल। तो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर ऑफ ए मॉलिक्यूल, of a molecule is the atom where nucleophile attacks, nucleophile attacks, जहां पर न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा वो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर कहलाएगा, और जहां पर के इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा वो न्यूक्लियोफिलिक सेंटर कहलाएगा। और न्यूक्लियोफिलिक सेंटर जस्ट इसके उल्टा हो जाएगा डेफिनेशन। तो हम लोग को जैसे कि 13 में करना है, 12.13 में हम लोग इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर खोजना, जहां न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। न्यूक्लियोफाइल कहां अटैक करेगा, जहां पर कि हमको कहां क्या होगा साइट, न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा जहां पर न्यूक्लियस की इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, इलेक्ट्रॉन की जहां पर इलेक्ट्रॉन जहां पर न्यूक्लियोफाइल, जहां न्यूक्लियस चाहिए, जहां पॉजिटिव चार्ज होगा, जहां पे पॉजिटिव कंप्लीटली। जैसे पहला क्या है उसमें CH3 C डबल बॉन्ड OH, ऐसा हो गया। तो इसमें देखो क्या होगा, इसमें ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन कौन लेना चाहेगा, ये वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इस मॉलिक्यूल में कहां पे साइट आपको दिखता है, यहां पे क्या हो जाएगा, यहां पे इलेक्ट्रॉन की कमी होगी इस जगह पे, और O के पास क्या होगा, माइनस, थोड़ा इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा। तो ये इस पे इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, तो ये जो तुम्हारा है जिसको इसको हम लोग कह सकते हैं, यहां पर कोई इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो जिसको इलेक्ट्रॉन चाहिए न्यूक्लियोफाइल यहां अटैक करेगा, तो ये क्या हो गया, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर हो गया। ये हो गया तुमको इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर वेयर न्यूक्लियोफाइल अटैक, न्यूक्लियोफाइल अटैक, यहां पर कमी हो गई। चलिए दूसरा CN, तो यहां पर भी N ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेगा, अपनी ओर खींचेगा, तो ये तुम्हारा क्या बन गया, ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर बन गया। चलिए CH3I, CH3I, तो इसमें आयोडीन ज्यादा कार्बन से इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो आयोडीन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा, तो सेंटर कौन बनेगा, ये यही इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर बनेगा, इलेक्ट्रॉन इसी में कम होगा, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर यही बना। और न्यूक्लियोफिलिक सेंटर अगर पूछेगा तो जस्ट न्यूक्लियोफिलिक सेंटर जो इसमें पूछा नहीं गया, न्यूक्लियोफिलिक सेंटर क्या होता, न्यूक्लियोफिलिक सेंटर अगर किसी क्वेश्चन में पूछेगा, द एटम वेयर इलेक्ट्रोफाइल अटैक, वेयर इलेक्ट्रोफाइल अटैक, जहां पे इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, ज्यादा होगी, तो वो तुमको ये सा कहलाएगा। डिफिनेशन ये उल्टा है, मतलब इस ढंग से तुमको दिया हुआ है, न्यूक्लियोफिलिक इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर जहां न्यूक्लियोफाइल अटैक करे, और न्यूक्लियोफिलिक सेंटर जहां इलेक्ट्रोफाइल अटैक करे। तो ये तुम्हारा हो गया 12.13। तो इसमें हम लोगों ने पढ़ा, क्या कहते हैं, इस लेक्चर में हम लोगों ने अभी तक देख लिया जो कि बॉन्ड कैसे क्लीवेज होता है, कुछ रिएक्शन को किस प्रकार से करने का कोशिश किए हम लोग। इसकी ये सारे जो तुमको वीडियो लेक्चर है राइटरोल ऐप पर अपलोड है, जो कोई भी स्टूडेंट तुमको उसमें कोई भी वीडियो देख सकता है, और किसी भी पोर्शन में उसको दिक्कत हो, कोई भी फिजिक्स केमिस्ट्री या मैथ में, वो हमसे कभी भी राइटरोल ऐप के माध्यम से संपर्क कर सकता है पर्सनल कांटेक्ट के लिए। तो ठीक इसी के साथ इस लेक्चर को समाप्त कर रहे हैं।